इधर देखो सब, लास्ट टाइम पे अपन ने 3 सर्किट बनाए थे, याद है? 3 सर्किट बना के हम लोगों ने पावर की बात की थी। किसकी याद की थी? पावर मैक्सिमम कहाँ मिल रही है, मिनिमम कहाँ मिल रही है, कौन सा सर्किट यूजफुल है, कौन सा बेकार है, इस बारे में चर्चा की थी ना। देख जरा सुन मेरी बात, हम लोगों ने इसके अंदर ये पढ़ा था कि जब ये बैटरी कितने वोल्ट की ली थी अपन ने? 10 वोल्ट की, और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का लिया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है क्या? चलो ये तो बोल दो, 10 वोल्ट की। हाँ तो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे ना, तब अपन भी लाएंगे सारे इंस्ट्रूमेंट क्लास में दिखाऊंगा तुम्हें क्या ऐसा ऐसा होता है। और अगर तुम कहोगे तो वीडियो चला लेंगे, है ना? नहीं, इंस्ट्रूमेंट भी दिखा लेंगे और वीडियो से कर लेंगे इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो वीडियो से ज्यादा अच्छी आती है। हाँ, इस बार अब वो उनको डांट दिया ना मैंने, तो अब लगा के देंगे, चिंता मत कर। उस दिन मैंने बोल दिया, मेरी बहुत बेइज्जती कर दी बच्चों ने, है ना, इसलिए तो अब वो एकदम टाइम से लगा देता है। बहुत लैपटॉप है ना। हाँ अच्छा, अपन क्या पढ़ रहे थे? चलो यहाँ अपन ने देखा था 10 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पर अपन ने रेजिस्टेंस को वेरी कराया था। क्या क्या थे जरा वैल्यूज तो बता, क्या क्या ली थी अपन ने? पहले वाले में क्या लिया था? 0.5 ओम, याद है? एफिशिएंसी कितनी आई थी? 20%। कुछ याद आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे पावर आउटपुट कितनी मिली थी? आउटपुट बताना। आउटपुट क्या 8 वोल्ट मिली थी, और इनपुट कितना दिया था? कितना? 40 वोल्ट, याद है? दूसरा सर्किट अपन ने ऐसा बनाया था, ये बैटरी वही रखी थी, और यहाँ पर क्या 2 ओम कर दिया था? 10 वोल्ट 2 ओम। ये भी क्या था? यहाँ पे पी इनपुट कितनी आई थी बता? 25, और पी आउट कितना आया था? क्या 12.5? अच्छा, और एफिशिएंसी कितनी हो गई इसलिए? 50%। ये लिखा था। तीसरा सर्किट कैसा था? ऐसा ही था ना, 10 वोल्ट, ये तो वही था 2 ओम। ये कितना था? 3 ओम। अच्छा, एफिशिएंसी क्या आई थी? 60%। ये आवाज क्यों कर रहा है? हाँ, एफिशिएंसी आई थी 60%। पी इनपुट कितनी थी? 20 वोल्ट। आउटपुट क्या मिल रहा था? कितना? 12 वोल्ट। यही था। क्या हुआ? पी आउटपुट 12.5 ही तो मिला था इसमें, नहीं? तो क्या 50? क्या हो गया? अब आवड़ा हो गया। चलो 25 का 25 तो 100% हो गया यार, ऐसा थोड़ी ना होगा यार। ये आवाज क्यों कर रहा है? हाँ तो देख, पी आउटपुट 12, पी आउटपुट 12.5, पी आउटपुट 8। सबसे कम आउटपुट वहां मिला था। अरे मिला था ना? क्या एफिशिएंसी भी कम मिली थी? तो हम लोगों ने ये बोला था कि एफिशिएंसी भी कम, आउटपुट भी कम। क्या ये सबसे रद्दी था? फिर हमने ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से क्या समझा था कि जब जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर लोड, तो हम लोगों को क्या मिलेगी? मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलेगी कि नहीं? ये जो अपने को मैक्सिमम पावर आउटपुट मिली, अगर हम इस मैक्सिमम पावर आउटपुट की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें? मैक्सिमम पावर आउटपुट की, तो वो यहां से मिल रही है कि यहां से मिल रही है? 12.5 ज्यादा है कि 12? क्या बैटरी वही है? बैटरी वही होते हुए भी हमने देखा कि लोड पे जब 2 ओम था तो 12.5 वॉट मिली। लोड पे जब कितना चला गया? 3 ओम, तो कितनी मिली? 12 वॉट। क्या मैक्सिमम 2 पे ही मिली? मतलब कि अब क्या इसके बाद में, यानी रेजिस्टेंस बढ़ाने के बाद में क्या पावर डिक्रीज होने लगेगी? जो आउटपुट में मिल रहा है बोल होगी कि नहीं? और इनिशियली पावर क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। कहां तक बढ़ी? जहां तक 2 नहीं हो गया। अरे कहां तक बढ़ी? जब तक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या नहीं हो गए? बराबर नहीं हो गए। क्या इसके बाद वापस घटी? इसीलिए एक ग्राफ ड्रॉ किया गया बिटवीन पावर एंड रेजिस्टेंस आर, जिसमें कि हम लोगों को यह पता लगा कि मैक्सिमम पावर का जो ट्रांसफर है या जो मैक्सिमम पावर है वो हमें कब मिलती है। देख कुछ इस तरह का, बता मैक्सिमम कहां पे? क्या आर बराबर आर पे?
इंटरनल रेजिस्टेंस और अपना आर क्या हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा, तब क्या विल गेट द मैक्सिमम पावर। इनिशियली 0 पर 0 बढ़ता गया, यहाँ क्या मैक्सिमम हो गया, इसके बाद क्या डिक्रीज होना चालू होगा। बात समझ में आ रही है। अब चल एफिशिएंसी की बात कर, क्या लीस्ट एफिशिएंट, क्या सबसे बेकार सर्किट, लीस्ट एफिशिएंट यानी सबसे बेकार। इसके बाद में हमने बोला 50 और 60, 50 और, अब 50 वाला ज्यादा एफिशिएंट के 60 वाला, 60 वाला ज्यादा एफिशिएंट। अरे एफिशिएंसी तो 60 की ज्यादा हो गई ना, 60% 50 में ज्यादा कौन है, 50 और 60 में ज्यादा कौन, 60 ज्यादा है ना। अब 50 और 60 में क्योंकि 60 ज्यादा था, पर आउटपुट पावर इसमें ज्यादा थी और इसमें क्या थी, कम, तो हम लोगों ने ये देखा कि यार आउटपुट यहां ज्यादा मिल रहा है पर एफिशिएंसी यहां ज्यादा है। तो अगर मैं एक ऐसे लोड के अक्रॉस लगाऊं जिसे 11 वॉट चाहिए, कितने वॉट, 11 वॉट चाहिए, तो ये ज्यादा फायदेमंद या ये ज्यादा फायदेमंद, 11 वॉट का लोड है, आउटपुट कितनी चाहिए मेरे को, 11 वॉट, कितनी चाहिए, 11। अब क्या 11 ये भी दे सकते हैं, 11 ये भी दे सकता है, ये लगाऊं कि ये, अब क्या एफिशिएंसी चेक करूंगा, जो ज्यादा एफिशिएंट वही काम में लूंगा, तो हमने इस वाले को लगाया, बोलो लगाया कि नहीं। तो क्या एफिशिएंसी जो है वो पहले यहां से यहां पे बढ़ रही है, क्या इसके बाद भी बढ़ रही है, अरे बोल यार, क्या इस एफिशिएंसी को वी कैन टेक इट टू इन्फिनिटी, मतलब 100% ले जा सकते हैं अगर मैं आर की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूं। क्या बोल दिया सर, आर की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूंगा तो पावर इनफाइनाइट नहीं आ जाएगी क्या, अरे बोलो रे, आउटपुट ही अगर तेरे को इतना मिल गया तो क्या तेरी एफिशिएंसी विल 10 to 100, एफिशिएंसी कहां पहुंचेगी, 100% की तरफ। अगर आर की वैल्यू को मैं बढ़ा दूं, अरे पावर I² आर की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दी, बोल में समझ आ रहा है क्या, तो आउटपुट क्या मिलेगा, क्या 12 मिलेगा कि बहुत ज्यादा मिलेगा, ये इनपुट से बहुत ज्यादा क्वांटिटी, क्या इनपुट अकेले ही बहुत बड़ा हो जाएगा, बोलो यार, क्या हमारे को पावर जो आउटपुट यानी एफिशिएंसी जो आ रही है वो आउटपुट के अंदर भी बहुत बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी, तो वील बी गेटिंग इट टू व्हाट, 100%। कहां पहुंच जाएंगे अपन, 100, और जैसे ही करीब करीब 100 पहुंचेंगे तो हम लोग एफिशिएंसी के लिए भी एक ग्राफ बनाते हैं, एफिशिएंसी वर्सेस आर। अब जरा सोचिए, हमेशा इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, 0 से चालू होगा, किसी वैल्यू से चालू होगा एफिशिएंसी की, क्या होगा, क्या इंक्रीजिंग ग्राफ बनना चाहिए। अच्छा लीनियर तो नहीं होगा, ये तो पक्का है, कुछ इस तरह से बनता है बेटा, पहले क्या बढ़ रही है ना, तो कुछ इस तरह का बनता है, और ये होती है एफिशिएंसी अराउंड 100%। क्या 100 कोई रीचेबल वैल्यू है, रीच नहीं कर सकते अपन, आर बढ़ाते रहो, पर क्या रियलिटी में अपन उसको कभी इनफाइनाइट ले जा सकते हैं, तो इसीलिए एफिशिएंसी भी कभी भी 100% पे नहीं पहुंचती। अब बता रहा हूं भाई, आर बराबर आर के ऊपर एफिशिएंसी क्या है, आर बराबर आर 50%। अबे ये देख, तो अगर तू इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल लोड को बराबर रखेगा तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी अपने को मिल सकती है इट इज 50%। हाँ है बेटा, आर अपने को पहले से ही दिया हुआ है। हाँ हाँ, किसका, इसका अगर 11 हो तो इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करूंगा ना पहले, उसके बाद देखूंगा कौन ज्यादा एफिशिएंट है, कम होगा तो ये ले लूंगा, अपनी इच्छा है वो। अगर तेरे को ऐसे 3 सर्किट बना के दें और बोले कौन से को जोड़ेगा एक 10 वॉट के लोड के अक्रॉस, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं जोड़ सकता। क्या इसमें तो आउटपुट ही 8 है, इसमें बोल के 10 वॉट जुड़ जाएगा, इसमें भी जुड़ जाएगा, पर अच्छा कौन, ये या ये, क्यों, क्योंकि एफिशिएंट ज्यादा है ना। अच्छे होने की एक ही वजह, क्या चीज, एफिशिएंसी। अगर कोई ये बोल देता कि लोड ही 12.5 वॉट का आ रहा है तो ये थोड़ी ना जोड़ सकता था, नहीं ना,
पर क्या 12 पर भी इसी को जोड़ता, 12 पर भी इसको जोड़ता, 10 पर भी इसको जोड़ता? अरे बोल सोच पा रहा है, ये ज्यादा फायदेमंद। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी ज्यादा। और R बराबर R के ऊपर अपने को जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने पर द मैक्सिमम एफिशिएंसी विच वी कैन गेट इज व्हाट? 50%। जब भी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तब ध्यान से सुनना, तब क्या R बराबर बड़ा R होगा? और जब R बराबर बड़ा R होगा तब एफिशिएंसी 50% ही आएगी। कितनी आएगी? 50%। तो यहां पर ये कितनी एफिशिएंसी होगी? 50%। इसके बाद में फिर ये इंक्रीजिंग हो जाता है। हाँ, कौन सी पीक? हाँ, R बराबर R है ना बेटा, पावर मैक्सिमम। ये P मैक्स है, एफिशिएंसी नहीं है। दिस इज योर P मैक्स। हाँ क्या बेटा? हाँ, इस पॉइंट पे एफिशिएंसी 50%। यही वाला पॉइंट है। इसी पॉइंट को यहाँ पे अलग से ग्राफ बना के बता दिया, और कोई फर्क नहीं है। ऐसे डर मत, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आउटपुट ज्यादा किसमें है? आउटपुट ज्यादा है। ये इनपुट तो 25 था, ये ज्यादा है आउटपुट। तुम किससे कंपेयर कर रहे हो बे? अबे आपस में कंपेयर करिए, इससे मत कर ऐसे। 12.5/25 गुणे 100 कितने? 50 होता है ना। 12/20 गुणे 100 60 होते हैं। तो ये 60%, और ये कितने? अब 50 ज्यादा के 60, तो 60% ज्यादा एफिशिएंट तो वो जोड़ूंगा कि 50 वाला? पर वो डिपेंड करेगा ना कि लोड कितना लगा है। अबे लोड पे डिपेंड नहीं करेगा क्या? मैं अगर बोलूं, अरे यार तुम कैसे चमत्कारी टाइप सवाल पूछ रहे हो। मैं बोल रहा हूं 11 वॉट का लोड लगा हुआ है, 2 ऑप्शन है, यहां से भी मिल जाएगा 11 वॉट। अरे जल्दी बोल, यहां से भी मिल जाएगा 11 वॉट, यहां से 12 मिल सकता है, यहां से कितना? 12.5, यहां से 12.5 और यहां से 12। बोल मिल सकता है कि नहीं? अब 11 के लिए कौन सा लूं, ये या ये? तो जो ज्यादा एफिशिएंट है वो लेना है। समझ गए? जो रियल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो सब इसी पे बेस्ड है। अपने को घंटे निकालने पड़ते हैं बैठ के, इतने घंटे ये चला, इतने घंटे ये चला, और दुनिया भर की चीजें। जैसे अपन ने फ्यूज वायर वगैरह के बारे में बात की थी, है ना? हाँ, इसकी पूरी इंजीनियरिंग अलग चलती है। ठीक है, फ्यूज वायर मैंने बताया होगा ना, सोल्डर वोल्डर नहीं बताया? सोल्डर वायर होता है। सोल्डर किसका अलॉय होता है? सोल्डर वायर किसका अलॉय होता है? अबे वो अल्नीको अलग है। मैंने अल्नीको बताया था क्या? अल्नीको बताया था। अल्नीको इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। फ्यूज मैंने क्या बोला था? मैंने अल्नीको बताया था। फ्यूज तो मैंने ये बोला था ना जो जल्दी से पिघल जाए, अल्नीको बताया था। हाँ, अरे वो अलग चीज के लिए। चल छोड़, अच्छा सुन। अगर कोई भी कंफ्यूजन है सुन ले। फ्यूज वायर तो ऐसा होता है बेटा जिसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? कम। जैसे ही ज्यादा बिजली बही, पिघल गया, सर्किट तोड़ दिया। क्या कर दिया? पिघल गया और सर्किट को तोड़ दिया। तो फ्यूज वायर जो है वो वहीं पर लगते हैं। तो इट इज बेसिकली सोल्डर वायर। तुमने देखा है वो दुकानों पे टीवी वगैरह जो सही करते हैं, एक मशीन लेके तार रखते हैं, उसे पिघलाते रहते हैं, दैट इज सोल्डर वायर, है ना? वो लेड और टिन का अलॉय होता है। हाँ बिल्कुल वही वाला। तो वो लेड और टिन का अलॉय होता है, वो लेड और टिन, है ना? सोल्डर वायर जो आता है ऐसे आता है बाजार में, 5-5 रुपए में आती है, पूरा रोल आता है 5 रुपए का, है? हाँ, उसका पेस्ट भी आता है सोल्डर का। डायरेक्ट पेस्ट लगा दो, है ना? फिर उसे सुखा दो। आजकल तो बहुत तरह की चीज आ गई, पर आजकल क्या सोल्डर वायर काम में ना लेके और भी नई चीजें बन गई हैं जिन पे रिसर्च चल रही है। अपन को ऐसा वायर चाहिए जो मेल्टिंग पॉइंट जिसका क्या हो, कम। जैसे ही ज्यादा बिजली बहे, खट्ट से पिघल के और अपना सर्किट जो है वो ब्रेक कर दे, है ना? तो बेसिकली जो एमसीबी जो लगी हुई है, ये सब जो है इनका, ये पुराने जो फ्यूज अपन लगाते थे वो सारे फ्यूज को अब रिप्लेस कर दिया गया एमसीबी से। ये कहानी, और कोई ऐसी कहानी नहीं है। एल्नीको इज अ मैग्नेटिक मटेरियल।
कैसा मटेरियल होता है? मैग्नेटिक मटेरियल होता है। एल निको के बारे में अपन पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के टाइम पे, है ना? मैंने एल निको बताया था। चल कोई बात नहीं, उसे सही कर ले। हाँ होता तो है, पर अब ठीक है तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कोई मतलब नहीं। एल निको भी होता है पर उसे फ्यूज की तरह यूज नहीं करते, है ना? इट इज नॉट यूज एज अ फ्यूज वायर। हो सकता है कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया हो, पर एल निको नहीं होता। कॉपर होता है, या अपन लोग सोल्डर वोल्डर ले लेते हैं फ्यूज में, ठीक है? तुझे पता है ये सप्लाई कैसे मेंटेन की जाती है? ये जो तार वार देखते हैं ना, तार मोटे मोटे तार होते हैं, देखें? ये भी बंडल्ड होता है, मैंने बताया था तुझे। यूं जैसे अपन इसे मोड़ दें, कपड़ा निचोड़ते हैं ना, वैसी शेप में होता है ये, देखा है तुमने? तो रियलिटी में पता है क्या होता है? रियलिटी में ऐसा थोड़ी ना होता है कि मान ले कि मैं वहां जो लाइन चल रही है, जहां से मान ले जनरेटिंग स्टेशन है, वहां पे मान ले 220 वोल्ट पे जनरेट किया, मान ले, वैसे तो बहुत हाई वोल्टेज पे जनरेट करते हैं, वहां जनरेट किया और मेरे घर पे 0 वोल्ट आ रहा है। हाँ, मेरे घर पे मान ले मेरे को 220 पे सप्लाई लेनी है, वहां से 440 पे जनरेट किया, तो वो वहां 440 और यहाँ 220, ऐसे थोड़ी ना मेंटेन करते हैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस। तार का तार में ही मेंटेन कर लेते हैं, तो पसीने नहीं आ जाएंगे? रास्ते से कोई भी काट दे तार, निमट गया खेल। भाई जो तार होता है ना अपना मोटा तार, बेसिकली है ना वो ऐसा होता है, देख ये अगर अपना तार है ना, तो इसमें ये एक और तार है, इंसुलेटेड होते हैं आपस में, है ना? और इस एंड में और इस एंड में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कराते हैं। यही है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कराते हैं, पूरे तार में मेंटेन कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां से लेके वहां तक मेंटेन करा रहे हैं, यहां 220 रखा, यहां पे 20 रखा, 220 माइनस 20 मिल गया 200, ऐसे नहीं होता। पूरा तार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इट, ठीक है? अपन पैसे किसके दे रहे हैं? एनर्जी के, वो इसी के थ्रू आ रही है। ये चल तो करंट से ही रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, लाइन चला गया, बोलते हैं ना, बिहार में तो ऐसे ही बोलते हैं, लाइन कट गया है, लाइट चली गई। तुम बोलते हो लाइन कट गया, वहां भी यही बोलते हैं। आजकल मतलब थोड़े मॉडर्न हो गए हैं। जल्दी से लिख लो इसमें, एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक स्टार बना के लिखो, एक स्टार बनाओ और लिखो एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। आर बड़ा बड़ा, ये बड़ा आर, एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। सर इंस्ट्रूमेंट चालू, अरे हो गया ना यार, ये बना लिया सबने? क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं? अच्छा 50% और ऊपर कितना? 100%। ये अपने आप में कंडीशन सारी आ चुकी है ना? क्या स्टार बना के लिखवा रहा था ना मैं? देख लो, एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर कैपिटल है बेटा, कैपिटल आर। आर को कहां ले जाऊंगा? इन्फिनिटी, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 100%। और इसी में दूसरी कंडीशन क्या है? आर की वैल्यू क्या? 0, तो एफिशिएंसी भी क्या? 0। आर बराबर 0 मतलब एफिशिएंसी भी कितनी? 0। आर जब इन्फिनिटी जाएगा तो एफिशिएंसी भी कितनी आएगी? 100%। है तो टेंडिंग टू है ना बेटा, इक्वालिटी लगाई क्या? ये साइन क्या होता है? टेंड्स टू, इक्वालिटी नहीं है ना। अब आर अपन किसी चीज में इनफाइनाइट वैसे ही नहीं पहुंचा सकते, पहुंचा सकते हो क्या? नहीं, सीधी सीधी बात। अरे समझ पा रहे हो? पक्की बात है। चलो यहां तक हो गया है।
इनफाइनाइट इज अ नॉट डिफाइंड क्वांटिटी, और अगर देखा जाए तो इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, है ना। इनफाइनाइट को अगर तुम ये बोलो कि सर इनफाइनाइट कोई नंबर है, तो वो रिलेटिव है यार। अब सूरज अपने लिए इनफाइनाइट है ना, पर डिस्टेंस तो मेजरेबल है, वही बात है। अर्थ का मास और तेरा मास, अब तेरा मास अर्थ के मास से कंपेयर कर तो जीरो है ना, नेग्लिजिबल है, पर तेरे रिस्पेक्ट में अर्थ का मास तो इनफाइनाइट है, वही वाली चीज है। इट इज अ रिलेटिव टर्म, जैसे हम लोग मतलब कमेंट कर नहीं सकते रहते। चलो आओ देखो, क्या हो गया? हेडिंग डालने सब लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या अगली क्लास में दिखाऊंगा, अभी काम ज्यादा फील आ जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं। आओ भाई, हाँ करंट के ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मेरे को कई बार लगा करंट में क्या है, लगता रहता है ऐसे, क्या 3-4 महीने में कभी ऐसे लग ही जाता है, झटके में क्या है, बिचिक, है ना। करंट बहुत खतरनाक चीज होती है यार। ये अगर लग गया ना एक बार, तो वो जो अपने को 2-4-5 वोल्ट के झटके लगता है ना, उसमें तो अपना दिमाग काम करने की हालत में रहता है। ऐसा ही होता है ना, करंट जैसे हाथ लगाते झुक, ये झटका लगा। और यही अगर झटका 220 वोल्ट का होगा तो पता है क्या होता है ना, ये रियलिस्टिक सिचुएशन बता रहा हूँ। कम वोल्ट के झटके में तो क्या अपने को झटका लगता है, अपन यूं हाथ पीछे ले लेते हैं, अपना दिमाग काम कर लेता है। ज्यादा वोल्ट का होता है ना, दिमाग पे जो सेल ट्रेवल करके जाता है ना, नर्व सेल, वो नर्व सेल ट्रेवल ही नहीं कर पाता, दिमाग को सिग्नल ही नहीं देता, इसीलिए अपन हाथ हटा ही नहीं पाते, तो चिपक जाते हैं। ऐसा थोड़ी है करंट लगा तो चिपक गया है। कौन करंट खून चूसता है? अबे खून सुखा देता है, तो गरम इतना कर देता है कि तेरी बॉडी का जो सारा वाटर वेपर है, जो पानी है, उसे वेपर बना के उड़ा देगा। मार खाएगा। हाँ बहुत सारे हैं, है ना। अच्छा ये छोटू है अपना, है मतलब वो जो बहुत छोटा सा टाइम होता है ना, जिसमें तुम्हें झटका लग रहा है, दैट स्मॉल टाइम इज द, मतलब ये समझ लो वो तुम्हारे जीवन का सबसे खतरनाक टाइम होता है। क्योंकि अगर तुम ऐसी रिस्क लेने चले जाओ कि चलो लाइन के ऊपर चलते हैं और यूं हाथ लगाओ, मौका ही नहीं मिलता। मतलब वो जो नर्व का सेल है ना, जो कि कई नैनो सेकेंड्स में ट्रेवल कर जाता है, वो नैनो सेकेंड भी उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, आप वहीं चिपक जाते हो। दिमाग तक अगर सिग्नल पहुंच भी गया ना, तो दिमाग वापस हाथ की नर्व्स में नहीं पहुंचा पाता कि हटा ले। क्या होता है ना, आई बराबर एनईए वीडी में, वीडी क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भूल गए क्या? वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी निकाल रहा था तू? रामायण खत्म के सीता किसका बाप था? अबे समझ आ गई रामायण है? चलो अच्छा इधर आ जाओ, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, देखो इधर। ओ
इंस्ट्रूमेंट्स दो तरह के होंगे। कितनी तरह के बेटा? दो तरह के। पहले जो हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहले जो हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे जो हमें नहीं पढ़ना है, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। क्या कहलाते हैं? हॉट वायर, ठीक है। बस नाम उनका ऐसा हॉट वायर है। बेसिकली वो एसी के होते हैं, एसी मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक है। जब भी किसी चीज से हम लोगों को करंट वरेंट निकालना है जो कि एसी फॉर्म का है, वोल्टेज मेजर करना है, करंट मेजर करना है, जो कि एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई समझ गया ना? ऑल्टरनेटिंग मैंने बताया था, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये सारी सप्लाई जो है, ये कैसी सप्लाई कहलाती है? एसी। एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज जिससे हम लोग मेजर करेंगे। हम क्या मेजर कर रहे हैं? डायरेक्ट करंट। हम क्या मेजर कर रहे हैं? डायरेक्ट करंट। हमारे डिवाइसेस भी कौन से होंगे? डायरेक्ट करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अरे क्लियर है भैया? ठीक है। अब ये जो अपने डायरेक्ट करंट मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर इनकी हम लोग बात करते हैं, तो इनकी बात करते टाइम में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इनके नाम सीधे सीधे हैं, इनमें कोई हॉट वायर अटैच नहीं होता। इनका नाम सीधा सीधा मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बेटा अमीटर सुना है क्या? ऐसे ही मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं इंट्रोडक्टरी, डिटेल में भी सब पढ़ेंगे। वोल्ट मीटर, और क्या होता है? हाँ, गैल्वेनोमीटर, रियोस्टेट, जानते हो? इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं बेटा बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर इसके अलावा हम लोग पढ़ रहे होते हैं और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, और पता है क्या किसी को कुछ? मीटर ब्रिज सुना है तुमने? पोटेंशियोमीटर, अरे नाम तो सुने होंगे यार। ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये सब पढ़ने हैं अब अपने को। ये सारे पढ़ने हैं। हाँ, अलग अलग। क्या घरों में कुछ थोड़ी रहता है? अरे वो तो एनर्जी मेजर करने वाला मीटर है, यूनिट मेजर करता है ना। घर वाला मीटर बोल रहा है ना, जिससे बिजली नापते हैं, दैट इज मेजरिंग एनर्जी। वो ये थोड़ी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सुन ले। ये और ये जो आपको 1 2 3 4 5 चीजें नजर आ रही हैं, ये इसमें जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी टाइप की चीजें हैं, और आप लोगों को बस नजर आएंगी किसी सर्किट में लगी हुई कि यहां पर लगती है। जैसे स्विच है, अब स्विच को ऑन कर दो या क्या कर दो? ऑफ कर दो। ये होता है स्विच का काम, और कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो हमारे काम की चीजें हैं अमीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। क्या मेरी बातें क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे बैटरी एलिमिनेटर। हेडिंग डाल ले, बैटरी एलिमिनेटर है। बैटरी एलिमिनेटर, ये सब लिखना चाहे तो लिख ले, कोई ऐसी दिक्कत। बैटरी एलिमिनेटर चलो देखें इसके बारे में। देखिए, बैटरी एलिमिनेटर कुछ नहीं होता है, एक डब्बा होता है, छोटा सा एक डब्बा है। उसके अंदर मार्किंग होती है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, ऐसे। सप्लाई से जोड़ो, डब्बा होता है छोटा सा, तुमने लैब में देखा होगा, है ना। लैब में एक डब्बा रखा होता है,
उस वाले डब्बे के अंदर बटन होते हैं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, जो भी सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लो। अडेप्टर देखे तुमने? अडेप्टर, वो वॉकमैन आते थे पुराने, उनके साथ अडेप्टर आते थे। अडेप्टर के अंदर आता था कितना वोल्टेज चाहिए, लाल लाल रंग के छोटे छोटे नॉब आते थे, उनको घुमा दो, 3 वोल्ट 6 वोल्ट 9 वोल्ट। याद है अपने पेंसिल सेल से कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है? 1.5, पता है ना? क्या बोलते हैं उसे? AA बैटरी। क्या बोलते हैं? AA बैटरी, ठीक है। और जो एकदम पतले आते हैं, वो एकदम पतले आते हैं ना, छोटे से, जो आजकल नए रिमोटों में जो डलते हैं, पतले लंबे, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें AAA बोलते हैं, AAA बैटरी। मोटे वाले सेल आर AA बैटरी और पतले वाले आर AAA बैटरी, ठीक है? हैं? अलग अलग बना देते, 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट दोनों ही रहते, ठीक है। अपने काम के तो पेंसिल सेल है। कौन से सेल? पेंसिल सेल। तो अगर जैसे टीवी का रिमोट है, टीवी के रिमोट में पेंसिल सेल डलते हैं, 1.5 वोल्ट का एक होता है, मतलब उसे कितने वोल्ट की सप्लाई चाहिए? 3 वोल्ट की। बात खत्म, सीधी सीधी बात। इसी तरह से अगर अपन बात करें बैटरी एलिमिनेटर की, तो कुछ ऐसा दिखता है। देख मैं डायग्राम बना रहा हूं। इसके पैर भी होते हैं नीचे, टिका हुआ होता है, ऐसा है ना? अरे देख पा रहे हो भाई, इसके अंदर एक स्विच होता है। ये तो क्या है बेटा? स्विच, ठीक है। अब ये जो स्विच है ना, इस वाले स्विच को ऑन करो तो चालू, ऑफ करो तो बंद। ऑन करने का क्या तरीका है? इसको यहां मिला दो, ये स्विच का सिंबल होता है बच्चों, ये, ठीक है। अगर इसको ऐसे कर दिया मतलब ऑन है, मतलब क्या है? ऑन है। और अगर इसको खुला छोड़ दिया तो क्या है? ऑफ। बहुत सीधी बात। तो ये तो क्या है बेटा? स्विच। अब उसके अंदर ये 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 9 वोल्ट जो भी अपन लोगों को सप्लाई चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग कनेक्शन कर देते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए 2 वायर होता है, यू पेन आती है, यूं घुसा दो और उसके अक्रॉस क्या ले लो? आउटपुट। जो भी सप्लाई चाहिए, कई बार ऐसे भी आते हैं, हर सप्लाई के आगे एक स्विच लगा होता है, जो सप्लाई चाहिए उसका बटन दबा दो, ऐसे वाले बटन होता है ना, डिच दबा दिया, डिच दबा दिया। हाँ, ये वाला पड़ा हुआ है अपने पास, ठीक है ना। और ये मेन किससे कनेक्टेड होता है? अपने इससे, इस वाली सप्लाई से। प्लग जोड़ो और कनेक्ट करके काम में लो, जो भी सप्लाई चाहिए उसके हिसाब से। क्या चीज? इसके अक्रॉस लोड लगाता है ना बेटा, जो लोड है क्या? अरे एक तरफ इन डालेगा, एक तरफ आउटपुट लेगा। सप्लाई तो वो तो बेटा इसके अंदर जा रही है, तेरे को सप्लाई कन्वर्ट करके कौन दे रही है? यहां से तो 220 वोल्ट आ रही है ना, 220 को 2 करके कौन दे रहा है? ये डब्बा दे रहा है ना। तो इसमें पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है जो उस 220 को क्या कर देगा? 2 वोल्ट। वायर होता है, कनेक्टिंग वायर होते हैं, पतले पतले से तार। यहां पर कनेक्टिंग वायर बांधा, दूसरे एंड पे वायर बांधा, इधर बांधा, इधर बांधा, खत्म। सेल कैसे चलता है? एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, आगे पीछे दोनों तरफ जोड़ना पड़ता है, एक तरफ से काम चल जाता है? दोनों तरफ जोड़ते हो ना, वही तो है इन आउट, पॉजिटिव नेगेटिव। और क्या नहीं समझ रहे? वो अलग चीज है, हाँ वो अलग चीज है, वो गैल्वेनोमीटर है, दैट इज योर गैल्वेनोमीटर। ये तो सप्लाई का है बेटा, ये तो सप्लाई दे रहा है तेरे को।
तुझे किसी डिवाइस के अंदर मान ले 10 वोल्ट सप्लाई चाहिए, इसमें 10 वोल्ट का मार्क है, वो सिलेक्ट कर ले। यहां से तो अगर मैं उस डिवाइस को सीधा जोड़ दूं तो मर जाएगा ना, 220 वोल्ट सीधे दे दूं, निमट गया खेल। अब पता है इसकी यूटिलिटी, बेसिक यूटिलिटी ये होती है कि जब अपन लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो हमारे डिवाइसेस होते हैं उनको कम सप्लाई पे ही काम चाहिए होता है। उसके अंदर रीडिंग जो होती है ना वो 5 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसे ही आती है। तो तुम जब लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाओगे ना तो तुम्हें लैब वाला असिस्टेंट जो होगा वो बोलेगा कि भैया 6 वोल्ट पे ही रीडिंग लेना। ये 6 पे क्यों लेना, कि अगर 12 पे लोगे तो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, क्योंकि वो बना हुआ ही मान ले 8 के लिए है और तुमने ले ली 12 वोल्ट की सप्लाई। लैब के इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट 220 पे नहीं काम करते, उनको आपको स्टेप डाउन करके वोल्टेज देना पड़ता है, समझ रहे हो। 220 से डायरेक्ट अगर जोड़ दिया तो खत्म। अब तुम अगर ये सोचो ये माइक, जैसे माइक है, माइक के अंदर मैं सप्लाई उठा के 220 वोल्ट इसमें जोड़ दूं, खत्म। क्या इसके अंदर बैटरी लगी आती है? अब देख इसकी बैटरी की सप्लाई क्या है, मैं बता रहा हूं। F22 9 वोल्ट बैटरी फॉर ट्रांजिस्टर रेडियोस। अब 9 वोल्ट की बैटरी है, जो अपन लोग अगर इसमें 2 पेंसिल सेल लगाते तो ये चलता क्या, 3 वोल्ट ही तो आता, पर ये कितने की है, 9 वोल्ट। तो आपको 9 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ेगी। मतलब ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये किसके लिए बना हुआ है, 9 वोल्ट के लिए। हाँ, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं अंदर इनके ट्रांसफार्मर होते हैं छोटे छोटे इतने से। हाँ, क्या स्टेप डाउन, ट्रांसफार्मर का काम ही है स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। ट्रांसफार्मर जो होता है, सब स्टेशन से तो मैंने लाइट भेजी 440 वोल्ट पे, अब तुझे घर पे तो 220 पे चाहिए ना, तो सीधे 440 वाली घर में डाल दूं क्या? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ पढ़ोगे तुम लोग, EMI नाम के चैप्टर में पढ़ोगे इसके बारे में। स्टेप डाउन करता है, अबे इसके बारे में बाद में पढ़ेगा, अभी टेंशन मत ले। बस इतना सा याद रख कि ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को स्टेप अप करता है या स्टेप, बस इतना याद रखना, ठीक है, और कुछ नहीं। समझ रहे हो? पक्की बात है। चलो भाई सुनो, अब सुन, ये तो चला गया सप्लाई में। सप्लाई कितने की आ रही थी, AC। कैसी होती है, उसे क्या DC में भी कन्वर्ट करता है? बहुत सारे डिवाइसेस आर इंट्रोड्यूस इन दिस। अब तेरा मोबाइल है, ये AC सप्लाई पे चल रहा है DC पे, DC पे, समझ रहा है ना। पर चार्ज तो AC से ही करता है, पर ऐसा थोड़ी है कि वो AC सप्लाई सीधे 220 वोल्ट की मोबाइल में घुस गई। वो जो तेरा चार्जर आता है ना, उस चार्जर के अंदर भी ट्रांसफार्मर होता है, समझ रहे हो। आज जाके तोड़ देना एक चार्जर, पता लग जाएगा। अरे क्या 20-30 रुपए का तो आता है चार्जर, तोड़ देना साला। हैं? मैंने बहुत सारे तोड़ लिए, मेरी छोड़। हाँ, एक और तोड़ दें। अब इधर देख, तो अपने को जो भी सप्लाई चाहिए वो मिल जाती है। हाँ, तो लैब में जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उन्हें अगर ज्यादा सप्लाई देते हो तो वो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग जो है कंट्रोल्ड सप्लाई लेते हैं, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 9 वोल्ट। पर हम लोग क्या होते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले थे, अब हमारी तो साला भारी सप्लाई पे काम करने की आदत है। 220 भी कम थी हमारे लिए, तो हम तो सीधे काम ही ट्रांसफार्मर पे और बड़ी बड़ी इंडक्शन मोटर उसमें करते थे। तो हमारे लिए तो अलग से जनरेटर लगा हुआ था जो बिजली बनाता था कॉलेज में। हमारी जो लैब थी, मशीन लैब होती है इलेक्ट्रिकल वालों की, तो इलेक्ट्रिकल की मशीन लैब राजस्थान में सिर्फ एक ही कॉलेज में, हमारे ही कॉलेज में, ठीक है। इट इज द बेस्ट इन राजस्थान है। कोटा में बहुत छोटी लैब है, राजस्थान में जो सबसे बड़ी लैब है मशीन की वो हमारे कॉलेज में थी। तो वो जो मशीन लैब थी उसके लिए अलग से एक जनरेटर था जो उसके लिए बिजली जनरेट करता था कि उस पर हम लोग काम कर सकें। ये बड़ी बड़ी मोटर, इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज मोटर, ये मोटर वो मोटर, भाई साहब जबरदस्त है। सरकारी कॉलेज अजमेर, गवर्नमेंट कॉलेज। तो
उसके अंदर ये था कि उठा उठा के भाई साहब भारी भारी सप्लाई। अब हमारे पढ़ना तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इज द मम्मी ब्रांच। कौन सी ब्रांच है? मम्मी ब्रांच। मैकेनिकल इज द पापा ब्रांच, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो हमें तो सप्लाई भारी मिलती थी, जब इलेक्ट्रॉनिक्स में भेजते थे तो ये देखते थे। अब 2 वोल्ट 4 वोल्ट पे काम ही करने की आदत नहीं थी। वो असिस्टेंट आके बोलता था कि इसको है ना भैया 5 वोल्ट से ज्यादा मत करना। अच्छा 5 वोल्ट से ज्यादा मत करना, फिर क्या हो जाएगा कि खराब हो जाएगा। अब तो 12 पे ही काम करेंगे, ले 12 पे करके काम करते थे। कभी रीडिंग ही सही नहीं आती थी, फिर हमारे बाद जो करने आता था उसे सब खराब मिलता था। ये होता है क्योंकि हीटिंग हो जाती है अंदर, है ना। ट्रांसमिशन के अंदर बहुत चीजें याद रखनी पड़ती हैं यार। I²R लॉसेज होते हैं, पता है कि नहीं तुम्हें? बताया था ना, हीट तो I²R लॉस होगा कि नहीं होगा। अब वो I²R लॉस जो है, वो वाले लॉसेज जो हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करें। उसको बोलते हैं HVAC, हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन। और इससे भी ज्यादा एफिशिएंट जो होता है वो होता है ये HVDC, डायरेक्ट करंट की सप्लाई। पर ये है ना ऐसे हवा में नहीं होता, ये इसे अंडरग्राउंड किया जाता है। बहुत खतरनाक है नॉर्मल आदमी के लिए। इसमें आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, और इसमें चिड़ियाएं भी उड़ जाती हैं। उनका जो तार पे बैठने का होता है ना फंडा, वो सब खत्म हो जाता है। इसलिए तो ये अपना किसका यूज हो गया? बैटरी एलिमिनेटर का। अपने वो क्या देगा? एक वो सप्लाई देगा जो रिक्वायर्ड है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए। क्या मेरी बातें क्लियर है सब लोगों को? अगला बैटरी एलिमिनेटर बना ले। इसमें क्या लिखा हूं? बता दिया क्या काम है? एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस तेरे को बता रहा हूं। आ लिया? क्या बेटा? स्टेबलाइजर तो वोल्टेज को कंट्रोल करता है ना। वोल्टेज कंट्रोल करा देते हैं तो ऑब्वियसली करंट तो कंट्रोल होगा ना। पर उसका काम करंट कम करना नहीं होता, वोल्टेज को स्टेबलाइज करना होता है ना। अगली हेडिंग डाल लो, रियोस्टेट, है ना भाई। रियोस्टेट का काम क्या होता है? सबसे पहली चीज होता क्या है, कैसे इसको पढ़ते हैं भाई? रियोस्टेट एक डब्बा है, सुन ऐसा। ध्यान से बनाना। इस तरह का एक डब्बा होता है। इसको तुम लोग है ना बाद में पढ़ोगे मैग्नेटिज्म में, बाय द नेम ऑफ सोलेनॉइड। किस नाम से पढ़ोगे? सोलेनॉइड के नाम से इसको आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। रियलिटी में इसका यूज क्या है? यूज समझ ले, बहुत जैसा भारी कोई यूज नहीं, पर अपने बहुत काम का। सुन, रियोस्टेट क्या होता है? जैसे ये अपने यहाँ सिलेंडर है, क्या है? एक सिलेंडर के ऊपर मैंने क्या किया? बहुत सारे वायर लपेट दिया, पतले पतले वायर, काले रंग का होता है, देखा होगा तुमने, नहीं देखा कभी लैब में? कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे। तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर के चारों तरफ क्या है? वायर लपटे हुए हैं। क्या लपटे हुए हैं? वायर ही वायर, काले रंग के वायर होते हैं। ऐसा लगता है दूर से देखो तो काले रंग का कोई कागज बना हुआ है,
बट वो वायर इतने क्लोजली बाउंड होते हैं कि अपने को वो नजर नहीं आता। एकदम पास से देखते हैं तब पता लगता है कि क्या है वो, बहुत पतले पतले वायर ऐसे क्लोजली बाउंड, इसके चारों तरफ ऐसे गोल घूमे हुए हैं, ऐसे बंधे हुए हैं, ठीक है। अब एक तरफ ऊपर ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर के ऊपर यहां पर एक रॉड रन कर रही होती है, ऐसे ऐसे एक रॉड होती है, बढ़िया बहुत फाइन मटेरियल की होती है, स्टेनलेस स्टील टाइप का मटेरियल होता है, चमकदार एकदम शानदार, ठीक है। इस वाली रॉड के ऊपर ये क्लैंप होता है, क्या चीज है बेटा, ये क्लैंप, जो कि स्लाइड कर सकता है। क्या कर सकता है ये, स्लाइड, यहां भी ऐसे स्लाइड करता है सिलेंडर के ऊपर। किसके ऊपर, सिलेंडर पे। इसका एक कनेक्शन तो सिलेंडर के पीछे है, जैसे ये गोला है, ध्यान इमेजिन कर, ये गोला, ये क्लैंप, तो क्लैंप का एक पकड़ तो यहां पर है, एक पकड़ यहां पर है, दिख गया तेरे को। ये गोला है बड़ा सा, जैसे बॉटल है, बॉटल को ले ले, नहीं अभी दिख जाएगा तेरे को, ये अपनी बॉटल दिख रही है ना, इस बॉटल के चारों तरफ क्या लपेट दो, वायर। ये मेरा हाथ है क्लैंप, एक पकड़ तो यहां पर आ गई, दूसरी पकड़ इस तरफ आ गई, बोल आ गई कि नहीं, तो ये क्लैंप है, ये ऐसा देख पा रहे हो। अब इस क्लैंप को जो है ये मूवेबल होता है, ऐसे क्लैंप क्या है, ये मूवेबल, ठीक है। अब बेटा वायर तो फिक्स है, वायर तो बाउंड अराउंड है, ऐसे वायर से टच हो रहा है, और क्या, ये वायर से टच होता दिख रहा है ना, ऐसे टच हो रहा है वायर से, ठीक है, और ये ऐसे मूव कर, ठीक। इनपुट यहां से, आउटपुट यहां से, एक तार यहां से जोड़ा, दूसरा तार यहां से जोड़ा। अब ये काम क्या आया, हम बोलते हैं कि इट इज यूज्ड टू इंसर्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, और रेजिस्टेंस भी कैसा, वेरिएबल, रेजिस्टेंस भी कैसा, वेरिएबल। भाई ये जो वायर लपटा हुआ है, इस वायर की अगर मैं बात करूं तो अगर मान ले मैं क्लैंप यहां पर रखूं, बॉटल उठाई, मान ले क्लैंप यहां पर है, ये पूरे में वायर लपटा हुआ है। अब देख यहां से इनपुट आया, पूरे वायर में ट्रेवल किया, क्लैंप के जो ये वाले एंड्स होते हैं ना, जो टच हो रहे होते हैं वायर के, वो अगेन बहुत फाइन मटेरियल के होते हैं। तो जो करंट अब ट्रेवल किया उस वायर के थ्रू, वो इस फाइन मटेरियल पर जैसे ही पहुंचता है, इस फाइन मटेरियल से यहां आ जाता है, और यहां से इस रॉड के थ्रू यहां से बाहर निकल जाता है। मतलब कि जहां तक तेरा क्लैंप है, क्या वहां तक का रेजिस्टेंस सर्किट में इनपुट हो गया, समझ रहे हो। अब इस क्लैंप को मान ले मैं यहां ले आऊं, क्या पूरे में घूमेगा, यहां पर आएगा और यहां से फिर बाहर निकलेगा, बोल निकलेगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल। आपका क्लैंप जितना पास उतना कम रेजिस्टेंस, क्लैंप जितना दूर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो अपन क्लैंप को यूं हिला हिला के रेजिस्टेंस को वेरी करा सकते हैं। हाँ हाँ, एक ही तरफ होता है वो तो, अरे भाई किसी भी चीज को ट्रेवल करने के लिए क्या बेटा एक इनपुट और एक आउटपुट चाहिए। एक अकेला तार कभी काम कर सकता है क्या, मैंने इसमें तार घुसाया और छोड़ दिया खाली, तो हाँ, अरे दोनों तरफ से एंट्री है, हाँ और क्या। अबे यार सर्किट कंप्लीट करना है ना भाई, सर्किट के अंदर हमेशा एक जाने वाली चीज रहेगी और एक आने वाली चीज, कोई भी चीज मिसिंग है तो कभी सर्किट पूरा नहीं होगा। तो अगर मैं ऐसे पकड़ रहा हूं तो आएगा तो एक ही तरफ से ना यार, दूसरा एंड तो उसका पीछे वाला पाथ है निकलने का, जिससे सर्किट कंप्लीट हो रहा है, समझ रहे हो। एक पाथ से तो अंदर घुस गया, अब जब लौट के आ रहा होगा तो इस एंड से निकल जाएगा, समझ आ रही है ना बात। क्या हो गया, अपन तार जोड़ते हैं तो दो प्लग होते हैं, उसमें दो क्यों होते हैं, एक से ही काम हो जाना चाहिए, दो क्यों होता है, तीन होता है ना, तीन, एक दो तीन। तो ऊपर वाला तो क्या होता है, अर्थ का, एक तरफ होता है क्या, पावर, और दूसरी तरफ क्या होता है, न्यूट्रल, जीरो, समझ रहे हो ना। उस जीरो का काम क्या होता है,
वो लौटा के लाता है। क्लोज लूप नहीं बनाओगे तब तक कुछ बहेगा ही नहीं, एक तरफ जाके छूट जाएगा, वो तो बाहर निकल गया। समझ पा रहे हो? इसीलिए बोलते हैं अगर कोई नंगा तार खाली छूट गया तो करंट लग जाता है। मैं ऐसे यहां से एक तार जोड़ूं, सीधा यहां लगा दूं, एक तार सिंगल तार जोड़ूं और इसके अंदर ये बेंच पे अड़ा दूं, सब पीछे तक करंट में मर जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? पर वो सब में ट्रेवल करेगा जब तक उसे नीचे अर्थ का पाथ नहीं मिल पाता। समझ रहे हैं ना? हाँ, एक तार से कुछ नहीं होता बेटा, ध्यान रखें। आपको एक जाने की पाथ और एक लौटने की पाथ, दोनों चाहिए। नहीं तो अपन को सर्किट बनाना था, अपन ऐसे ही बना लेता। ये क्यों, ये क्या बावड़ा हो गया मैं जो ये सब बना रहा हूं? मजा आता है अपने को। दो क्यों होते हैं? इसका क्या करेगा? ये है क्या सर्किट? ये लौटने की बात होती है ना? हाँ, है ना? ये तेरे आगे वाले ही था। अबे दोनों से ही घुस गया तो फिर निकलेगा कहां से? तो लौट के भी तो आएगा वापस। जब लौट के आया तब उल्टा प्रोसेस फॉलो होगा ना? वो तो आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट भी आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो। हाँ, सब पड़ा है अपने पास, है बेटा। बहुत हाई रेजिस्टेंस वाले नहीं होते बेटा ये, और ना हम इनसे कोई 220 वोल्ट के ऊपर करंट पाते हैं। अगेन पहले इससे जोड़ते हैं, इसके बाद में ये भाई साहब लगे होते हैं, तो 2 वोल्ट 4 वोल्ट पे ही काम कर रहा होता है ये, बहुत हाई करंट नहीं होता। पर हाँ, ध्यान रखें, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये पिलास्टिक का होता है। किसका होता है? पिलास्टिक, ठीक है। क्योंकि अगर तू अपने हाथ से इसे ऐसे चलाएगा तो क्या करंट आ सकता है? इसलिए इस ऊपर वाले हिस्से को मेटल का नहीं रखते, ये प्लास्टिक होता है। अब कुछ लोग क्या अकल लगा देते हैं। हमारे साथ ही एक था, रियोस्टेट देखा, सप्लाई से जोड़ा, वो तो अच्छा हुआ 4 वोल्ट पे था, तो 4 वोल्ट का झटका कुछ भी नहीं होता। ये काली काली चीज क्या है? जुड़ा हुआ था, यूं उठा लिया हाथ में, बस झटका तो लगेगा ही। 4 वोल्ट का हालांकि कोई नुकसान नहीं करता अपने को, पर 4 वोल्ट का कभी सेल से झटका खा के देखना, पता लग जाएगा, बहुत कस के लगता है। स्कूल में हमारे किसी ने कोई वो बनाया था, वो बोलता था यहाँ पे हाथ रखो मजा आएगा, हाथ रखो तो झटका मारता था। 1.5 वोल्ट का झटका था तो भी बहुत तेज लगता था। हाँ, वो आती है ये सब चीजें, वो प्रैंक खेलने वाली चीजें आती हैं। स्विंगम आती है? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहा है? अच्छा, यहाँ मिलती है? अच्छा, तुम्हारे गांव में मिलती होगी। पेन का तो पता है, पेन का पता है। अच्छा, ये देखिए, ये ऊपर वाला प्लास्टिक का है, इसीलिए इसको पकड़ के मूव किया जाता है। ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ के तार को चला रहे हैं, चल इधर आजा। समझ गए ना? है भाई, अगर मैं यहां तक का तार लूंगा तो रेजिस्टेंस इतने का ही इनपुट होगा, और अगर इसको यहां ले जाऊंगा तो यहां तक का रेजिस्टेंस इनपुट हो जाएगा, है कि नहीं? ये फर्क होता है। बना लो और लिख लो इसमें, इट प्रोवाइड्स a resistance in the circuit. It provides a resistance in the circuit and thus varies current by the variation of resistance. And thus varies
and thus varies current by the variation of resistance. Full stop. It has two types of connections. It has two types of connections. First, current divider. पहला क्या है? करंट डिवाइडर. करंट डिवाइडर, इसका जो सिंबल है वो अपने को यही बताता है. करंट डिवाइडर सर्किट ए बी इसको बोलते हैं करंट डिवाइडर. ये रियोस्टेट का सिंबल भी यही है. हाँ, ऊपर से ले आओ, नीचे से ले आओ, एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तू चाहे तो इसको यहां से लाके भी ऐसे बना सकता था. ठीक है, ये इसका करंट डिवाइडर सर्किट है. ठीक, करंट डिवाइडर. ये मिल जाए तुम्हें, तुम लोगों को ऐसा मिल जाए कुछ, तुम लोगों को कुछ ऐसा मिल जाए, ये सारा का सारा करंट डिवाइडर ही है. समझ गए? तो डरना मत कि सर ये नीचे से आया, ये ऊपर से आया. किताबों में ऐसी चीजें तुम्हें बहुत मिलेंगी. हर तरह की चीज जो है वो सेम ही है. समझ गए ना? करंट डिवाइडर. कौन सा डिवाइडर? करंट डिवाइडर. अब तुम लोगों को अगर पता हो तो IIT JEE 2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ कैन अ रियोस्टेट बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर. यार तुम्हें तो कैसे ही पता होगा, है ना? तो सुन ले, JEE 2003 में सवाल पूछा था A और B. रियोस्टेट है, बोल दिया. हाउ कैन दिस रियोस्टेट बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, ये सवाल था. सीधा सा सवाल. हाउ कैन दिस रियोस्टेट बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, ये आप लोगों को सवाल दिया था. करंट डिवाइडर तो सीधा सीधा समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है. पोटेंशियल डिवाइडर कैसे बने? भाई सबसे पहले तो डिवाइड क्या करना है? पोटेंशियल. अब पोटेंशियल डिवाइड करना है तो क्या बैटरी लगानी पड़ेगी. अब बैटरी किसके अक्रॉस लगाऊं और आउटपुट किसके अक्रॉस लूं? ये बन गया आपका पोटेंशियल डिवाइडर. ए और सी के अक्रॉस क्या ले लिया मैंने? आउटपुट. यानी जो लोड लगाऊंगा वो कहां लगाऊंगा बेटा? इसके अक्रॉस. ए और बी के अक्रॉस क्या जोड़ दी गई? बैटरी. अब एक चीज बता, अगर मैं रेजिस्टेंस को वेरी करता हूं, सोच के देख, इससे क्या करता हूं मैं वेरी? रेजिस्टेंस ही वेरी करता है ना बेटा रियोस्टेट से. तो अगर मैं रेजिस्टेंस को वेरी करूंगा, इधर से उधर हिलाऊंगा, तो क्या करंट वेरी करेगा? करंट वेरी करेगा तो इसका जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस आएगा क्या वो भी वेरी करेगा? अरे बोलो यार, अगर पोटेंशियल वेरी करेगा तो क्या दिस इज अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट? अरे है कि नहीं? हो गया. समझ गए? ये पूछा गया था JEE 2003 में, सब्जेक्टिव टाइप. हाँ क्या बेटा? करंट तो अलग जाएगा ना बेटा, रियोस्टेट है, R की वैल्यू अलग अलग. हाँ, एक तो करंट डिवाइडर, एक ये पोटेंशियल डिवाइडर. इसका नाम है पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट. यहां पे R वेरी करने पे पोटेंशियल भी तो चेंज होगा ना इसके अक्रॉस.
अब वो पोटेंशियल चेंज होगा, इसी कारण जो लोड के अक्रॉस अपने को पोटेंशियल है वो क्या मिल रहा है, अलग अलग। क्या बेटा है? करंट तो यहां से मिल गया यार तेरे को एक बार, आर वेरी कर रहा हूं ना, आर वेरी करेगा तो V बराबर आई आर, तो I की वैल्यू अगर फिक्स कर दी, R की वैल्यू वेरिएबल है कि नहीं है, तो बदलेगा कि नहीं वोल्टेज, वही करना। हाँ, पोटेंशियल डिवाइडर बनाना है। क्या बनाना है? पोटेंशियल डिवाइडर। तो हमने यहां बदल डाला उसको, समझ पा रहे हो? लिख लेना इसके अंदर, इट कैन बी यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर बाय टेकिंग, it can be used as a potential divider by taking it can be used as a potential divider by taking output across AC, by taking output across AC, by taking output across AC and connecting the battery across AB, ये पूरा कर लेना है ऐसे अब, and connecting the battery across AB, output across AC and battery across AB। ठीक है, बस इतनी सी लाइन लिखनी। हाँ, इसे जोड़ लेना, AB के अक्रॉस पूरा आउटपुट लेगा ना, इसलिए फिर तुम बोलोगे सर बीच में से ब्रेक क्यों कर दिया। सिंबॉलिकली वैसा ही बनता है, पर सर्किट बनाएगा तो ऐसा बनेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? ए बी ठीक है, चलो फिर आगे पढ़ते हैं, मिलते हैं, मिटाते रहे। क्या हो गया? अरे बना लेना, इसमें क्या होगा, चलो हटाओ, मुझे क्या